यक्षिणी नर्म लहजे के साथ कहती है, मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए आ जाओ लेखक बाबू, आ जाओ। आपके आने की घड़ी आ गई है लेखक बाबू, आ जाओ और अपनी यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिला दो। आ जाओ लेखक बाबू। यक्षिणी घाट पर ही बैठकर लेखक बाबू को पुकारने लग जाती है। उसकी नम आंखें साफ बयां कर रही थी कि वो लेखक बाबू यानी कि अनुराग से मिलने के लिए कितना बेकरार हो रही थी। कितनी सर्द रातें उसने यूं ही अकेले काटी हैं लेखक बाबू के इंतजार में। यक्षिणी घाट पर बैठकर लेखक बाबू को पुकार ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उन कदमों की आहट को सुनते ही यक्षिणी की आंखों में जो नमी आई थी वो अगले ही पल गायब हो जाती है। उसकी आंखों में एक गुस्सा, आक्रोश दिखाई देने लग जाता है। उसके चेहरे पर से दया भाव हटने लग जाता है। वो वापस से रौद्र रूप में आ जाती है। यक्षिणी उन कदमों की आहट को सुनते हुए भारी आवाज में कहती है, शिकार आ गया, मेरा शिकार आ गया। यही सब बड़बड़ाते हुए यक्षिणी नदी के पानी में से अपने पैर बाहर निकालती है और उठकर खड़ी हो जाती है और काला झाड़ी जंगल की तरफ देखने लग जाती है, जिसके अंदर मातम का सन्नाटा छाया हुआ था। अगले ही पल यक्षिणी काला झाड़ी जंगल के अंदर पहुंच जाती है। यक्षिणी के सामने ही एक आदमी चल रहा था, जो धीरे धीरे चलते हुए काला झाड़ी जंगल को पार कर रहा था। उस आदमी का चेहरा दूसरी तरफ था, जिस कारण यक्षिणी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस आदमी ने अपने एक हाथ में बड़ा सा ट्रैवलिंग बैग पकड़कर रखा हुआ था, जिससे ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो आदमी एक मुसाफिर था जो दूसरे गांव से अभी अभी आ रहा था। यक्षिणी भी धीरे धीरे आहिस्ता से कदम बढ़ाते हुए उस आदमी के पीछे पीछे जाने लग जाती है। वो आदमी डरते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। एक तो रात हो गई, ऊपर से वो पागल अलग मुझे ट्रेन में मिल गया। अच्छा हुआ मैं उसके साथ यहाँ तक नहीं आया, वरना उसकी बातें ही मुझे मार डालती। वो खुद तो मरता, साथ में मुझे भी मरा देता, पागल कहीं का साला। यही सब बड़बड़ाते हुए वो आदमी आगे बढ़ते जा रहा था। उसके कदम बढ़ाने की रफ्तार बता रही थी कि वो बुरी तरह थक चुका था, पर मजबूरी में उसे आगे बढ़ना पड़ रहा था, जैसे उसे कहीं जल्द से जल्द पहुंचना हो। एक एक करके कदम बढ़ाते हुए वो आदमी काला झाड़ी जंगल पार कर लेता है। उसे उसके सामने किश्नोई नदी दिखाई देने लग जाती है। वो आदमी किश्नोई नदी को देखते हुए कहता है, बस भगवान आज बचा लेना, ये नदी पार करवा दो मुझे सही सलामत। मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। आज के बाद कभी किसी पराई स्त्री को गंदी नजरों से नहीं देखूंगा। सबको देवी की तरह पूजूंगा। यही सब बड़बड़ाते हुए वो आदमी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। चलते चलते वो अपने सारे पापों की माफी मांग लेता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किए थे। इंसान ऐसा ही होता है, उसे उसके किए हुए पापों, गुनाहों पर तभी पछतावा होता है जब वो मौत के करीब होता है, ये जानते हुए भी कि वो अपनी की हुई गलती फिर से नहीं सुधार सकता है। उन गुनाहों पापों की भगवान से माफी मांगते रहता है। वो आदमी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए फिर डर के साथ कहता है, बस भगवान ये नदी पार करवा दो, ये नदी पार करवा दो भगवान। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी एक औरत की बड़ी ही प्यारी आवाज सुनाई देती है, तुम कहो तो मैं तुम्हें नदी पार करवा दूं क्या? जैसे वो आदमी औरत की आवाज सुनता है, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वो तुरंत जहां पर था वहीं पर रुक जाता है, एक कदम तक आगे नहीं बढ़ा पाता है। औरत की फिर आवाज सुनाई देती है, तुम चुप क्यों हो गए, बोलो ना, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूं क्या? वो आदमी डर से सहम गया था, पर उस औरत की आवाज बहुत मीठी थी और उसे अपनी तरफ मुड़ने में मजबूर कर रही थी। उस आवाज को सुनकर वो धीरे धीरे पीछे मुड़ने लग जाता है, और जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा की तरह स्त्री खड़ी हुई थी। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी, जिसने अपने नशीले नैनों का जादू उस आदमी पर चलाना शुरू कर दिया था। वो उस आदमी को अपने नशीले नैनों से बड़े प्यार भरी नजरों से देख रही थी। यक्षिणी को देखकर वो आदमी इस कदर आकर्षित हो जाता है कि उसने अपने हाथ में जो ट्रैवलिंग बैग पकड़ कर रखा हुआ था, वो बैग खुद ब खुद उसके हाथ से छूट जाता है। उस आदमी को देखकर यक्षिणी निराश हो जाती है। उसे लगा था कि अनुराग आया होगा, वो उसी के आने का इंतजार कर रही थी, पर उसके सामने वो आदमी खड़ा हुआ था जो अनुराग को ट्रेन के अंदर मिला था, जो उसकी सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था,
जिसके चाचा की तबीयत खराब थी और उन्हीं से मिलने वो रोंका गांव जा रहा था। वो आदमी एकटक नजर से यक्षिणी की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, कौन हो तुम? यक्षिणी बड़े ही प्यार से उस आदमी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही तो हूं, दुनिया के सारे मर्दों के दिल की धड़कन, और मुझे मर्दों के दिल बहुत पसंद है। यक्षिणी के कामुक बदन को देखकर वो आदमी सब कुछ भूल गया था। वो भूल गया था कि यक्षिणी जैसी भी कोई चीज होती है। उसके अंदर का सारा डर खत्म हो गया था। उसके अंदर की काम वासना जाग गई थी। उसका मन यक्षिणी के बदन पर टूटने का कर रहा था। उसके बदन के हर एक अंग को चूमने का कर रहा था। वो यक्षिणी को देखकर मदहोश हो गया था। वो आदमी मदहोशी भरे आलम में कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? यक्षिणी बड़े ही प्यार से जवाब देती है, मैं यहाँ पर इंतजार कर रही थी। वो आदमी पलटकर पूछता है, इंतजार कर रही थी? पर किसका? यक्षिणी खोए हुए अंदाज में कहती है, अपने प्रेमी का। वो आदमी खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसका आधे से ज्यादा ध्यान यक्षिणी की बातों पर नहीं था, बल्कि यक्षिणी के उभरे हुए अस्तनों पर था। वो उन्हीं अस्तनों को एकटक नजरों से देखे जा रहा था और अपने मुंह से लार टपकाए जा रहा था। उसका मन यक्षिणी के बदन के हर एक अंग को चूमने का कर रहा था। उसके रसीले होठों से सारे रस को खींचने का कर रहा था। यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए नाराजगी भरे लहजे में कहती है, मेरा इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता। अपने प्रेमी का इंतजार तो मैं सदियों से कर रही हूँ, पर वो आज तक आया ही नहीं। मुझे लगा था आज वो जरूर आएगा, पर वो नहीं आया। उसकी जगह तुम आ गए। अब मेरा प्रेमी नहीं आया तो मैं सोच रही हूँ तुम्हारे साथ ही कर लेती हूँ। किसी न किसी के साथ तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, तभी तो मेरी प्यास बुझेगी। जैसे ही यक्षिणी ये बात बोलती है, वो आदमी मदहोशी के आलम से फिर बाहर आ जाता है और हड़बड़ाहट के साथ एक्साइटेड होते हुए कहता है, मेरे साथ कर लेती हूँ? मतलब तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ? यक्षिणी उस आदमी से अपनी नजरें चुराते हुए शर्माते हुए कहती है, वही जो मैं अपने प्रेमी के साथ करने वाली थी। वो आदमी तुरंत पलटकर पूछ बैठता है, तुम अपने प्रेमी के साथ क्या करने वाली थी? यक्षिणी उस आदमी की आंखों में देखते हुए बड़ी ही कामुक भरी निगाहों के साथ कहती है, बताऊं? वो आदमी भी पूरी तरह यक्षिणी की आंखों में डूबते हुए जवाब देता है, हाँ बताओ ना, तुम अपने प्रेमी के साथ इस सर्द भरी रात में इस घाट पर क्या करने वाली थी? यक्षिणी समझ जाती है कि वो आदमी पूरी तरह उसके वश में हो गया था। अब वो उसी के इशारों पर नाचने वाला था। जैसा यक्षिणी कहती वैसा ही करने वाला था। यक्षिणी धीरे धीरे अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए फुसफुसाते हुए कहती है, बताऊं मैं अपने प्रेमी के साथ क्या करने वाली थी? वो आदमी भी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए ही फुसफुसाते हुए कहता है, हाँ बताओ ना, तुम अपने प्रेमी के साथ क्या करने वाली थी? यक्षिणी उस आदमी के पास पहुंचकर उसका एक चक्कर लगाती है और फिर उसके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ उस आदमी के कंधों पर रखते हुए कहती है, मैं इस तरह अपने प्रेमी के कंधों पर अपने हाथ रखने वाली थी। जैसे ही यक्षिणी उस आदमी को छूती है, उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसका रोम रोम पुलकित होने लग जाता है। वो यक्षिणी के बदन से आने वाली चमेली की खुशबू सूंघकर मदहोश होने लग गया था। वो आदमी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए ही कहता है, और क्या करने वाली थी तुम अपने प्रेमी के साथ? यक्षिणी उसके कंधों को सहलाते हुए कहती है, मैं इस तरह उसके कंधों को बड़े प्यार से सहलाने वाली थी। जैसे ही यक्षिणी उस आदमी के कंधे सहलाती है, उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आदमी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए ही आहिस्ता से कहता है, और क्या करने वाली थी तुम? यक्षिणी अपने दोनों हाथ उस आदमी के शर्ट के बटनों की तरफ ले जाते हुए कहती है, और फिर मैं एक एक करके उसके इस तरह बदन के कपड़े उतारने वाली थी। इतना कहकर यक्षिणी उस आदमी के कपड़े उतारने लग जाती है। वो आदमी भी यक्षिणी को रोक नहीं पाता है। वो कैसे भला यक्षिणी को रोकता? वो तो पहले ही उसके हुस्न की जाल में फंस चुका था। यक्षिणी पहले उसका शर्ट उतारती है और फिर एक एक करके वो उस आदमी के बदन पर से सारे कपड़े उतार देती है। वो आदमी पूरी तरह नग्न अवस्था में आ जाता है।
जब वो आदमी पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में आ जाता है तो वो बड़े प्यार से मदहोशी के साथ यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, कपड़े उतार कर अपने प्रेमी के साथ क्या करने वाली थी तुम? जैसे ही वो आदमी ये बात बोलता है, यक्षिणी उसे हल्के हाथ से धक्का दे देती है। वो आदमी धड़ाम से घाट पर जाकर गिर जाता है। घाट की गीली रेत उसके नग्न बदन से चिपक जाती है। जैसे ही वो आदमी घाट पर गिरता है, यक्षिणी धीरे से उसके पास जाती है और अगले ही पल उस आदमी के सीने पर जाकर बैठ जाती है। उसी वक्त एक हवा का झोंका आता है जो यक्षिणी के बदन पर की काली साड़ी को उड़ाकर ले जाता है। वो भी उस आदमी की तरह निर्वस्त्र हो जाती है। यक्षिणी को देखकर उस आदमी की काम वासना अपने चरम पर पहुंच जाती है, जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। वो आदमी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम चुप क्यों हो गई? बताओ, और क्या करने वाली थी तुम अपने प्रेमी के साथ? यक्षिणी अपने हाथ उस आदमी के सीने पर फेरते हुए कहती है, मैं अपने प्रेमी के साथ संभोग करने वाली थी। इतना कहते ही यक्षिणी उस आदमी से लिपट जाती है और उसके साथ संभोग करना शुरू कर देती है। वो आदमी भी रतिक्रिया में यक्षिणी का साथ देने लग जाता है। वो यक्षिणी के पूरे बदन पर स्पर्श कर उसकी कोमलता को महसूस कर रहा था। उस आदमी की नजर उसके गोरे बदन पर टिकी हुई थी। वो यक्षिणी को अपने बदन से कसकर सटा लेता है और संभोग करता है। अभी उन दोनों को संभोग करते हुए बस 4-5 मिनट ही हुए थे कि वो आदमी अपना दम तोड़ने लग जाता है। वो थकने लग जाता है। वो आदमी बहुत जल्दी ही अपने चरमोत्कर्ष अवस्था पार कर चुका था। वो यक्षिणी के बदन को ढीला छोड़ देता है, पर यक्षिणी थी कि उसके साथ फिर भी संभोग करने में लगी हुई थी। उस आदमी के अंदर जितनी भी काम वासना थी सारी शांत पड़ने लग जाती है। वो आदमी इतना थक गया था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर यक्षिणी उसके बदन पर जरा सी भी देर रही तो उसकी जान निकल जाएगी। वो आदमी काफी देर से यक्षिणी को अपने सीने पर से उठाने की कोशिश कर रहा था, पर यक्षिणी थी कि उसके बदन पर से हट ही नहीं रही थी, उसे छोड़ ही नहीं रही थी, उसके साथ संभोग करने में लगी हुई थी। वो आदमी थकान भरे लहजे में कहता है, बस बहुत हुआ, अब दूर हटो मेरे बदन से, अब मैं और नहीं कर सकता। यक्षिणी उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देती है, खुद संभोग करती रहती है। उसके अंदर की हवस इतनी बढ़ गई थी कि उसने सोच लिया था कि वो अपने अंदर की प्यास बुझाकर ही उसके बदन पर से हटेगी। वो आदमी यक्षिणी को अपने ऊपर से हटाने के लिए मचलता जा रहा था, पर यक्षिणी टस से मस नहीं होती है। वो आदमी अपने हाथों से यक्षिणी को धक्का देने की सोच ही रहा था कि यक्षिणी उसके दोनों हाथों को पकड़कर रेत में दबा देती है। यक्षिणी को ऐसे देख वो आदमी अब डरने लग गया था। डर की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, पर यक्षिणी प्यास बुझाने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी